नमस्कार। सोचिए जरा, आप एक मॉडर्न डिजिटल फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन जो रूल बुक आपके हाथ में है वो भाप के इंजन के जमाने में लिखी गई थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि दशकों तक भारत के लेबर लॉज की हालत कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अब एक बहुत बड़े बदलाव के साथ उन पुरानी नियम किताबों को पूरी तरह बदला जा रहा है। आज हम भारत के इन्हीं 4 नए लेबर कोड्स को समझने वाले हैं, जो देश में काम करने के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदलने का वादा करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर इतने पुराने, इतने स्थापित कानूनों को बदलने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस एक सवाल का जवाब ही इन सुधारों के पीछे की पूरी सोच को सामने रख देता है। तो इसकी वजह ये है, पहले देश में 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉज थे। जरा सोचिए, 29 कानून। इसका मतलब ये था कि एक ही कंपनी को ढेरों नियमों का पालन करना पड़ता था, जो कई बार एक दूसरे से बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के खिलाफ भी होते थे। ये एक तरह की कानूनी भूल भुलैया थी, जिसमें बिजनेस करना भी मुश्किल था और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना भी। और अब उस 29 कानूनों की भूल भुलैया को सिर्फ 4 सीधे सरल कोड्स में समेट दिया गया है। ये सिर्फ कानूनों की संख्या कम करने की बात नहीं है, नहीं, ये भारत के लेबर लॉज को 21वीं सदी के हिसाब से आसान, तर्कसंगत और असरदार बनाने की एक पूरी तरह से नई सोच है। चलिए इस बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जानने के लिए कि ये बदलाव इतना बड़ा और जरूरी क्यों है, हमें ये समझना होगा कि पुरानी व्यवस्था में आखिर दिक्कतें क्या थीं। पता है, इनमें से ज्यादातर पुराने कानून एक ऐसे आर्थिक दौर में बने थे जो आज की सच्चाई से कोसों दूर था। वो कानून गिग इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम या आज के डिजिटल वर्कप्लेस की हकीकतों से निपटने के लिए बने ही नहीं थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि मामला कितना पुराना है। 1930 से 1950 के दशक में बने ये कानून दशकों तक अलग थलग रहे, एक दूसरे से कटे हुए, जिससे एक बहुत ही उलझी हुई और विरोधाभासी व्यवस्था बन गई। 2025 में हुआ ये एकीकरण इसी बिखरी हुई व्यवस्था को ठीक करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए अब पुरानी और नई व्यवस्था की आमने सामने तुलना करते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि असल में बदला क्या है और इसका असर क्या होने वाला है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है सोशल सिक्योरिटी में। पहले ये सुरक्षा कुछ ही सेक्टर्स तक सीमित थी, लेकिन अब पहली बार इसे सबके लिए लागू कर दिया गया है। और इसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं, यानी वो लोग जो पारंपरिक नौकरी के दायरे से बाहर काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसी तरह अब मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी सिर्फ कुछ खास नौकरियों तक सीमित नहीं है। इन नए कोड्स के तहत ये हर एक कामगार का कानूनी अधिकार बन गया है। इससे लाखों लोगों के लिए एक बेसिक इनकम लेवल सुनिश्चित होता है। अब ये बदलाव सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अब हर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। ये रोजगार का एक पक्का लिखित सबूत देता है, जिससे नौकरी की सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों में जबरदस्त इजाफा होता है। और हाँ, महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया गया है। रात की शिफ्ट और दूसरे सेक्टर्स में काम करने पर जो पाबंदियां थीं, उन्हें हटा दिया गया है। बस शर्त यह है कि महिला की सहमति हो और उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। इससे उनके लिए ज्यादा कमाई वाली नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई पॉलिसी की बातें, लेकिन इसका जमीन पर आम वर्कर की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ेगा, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो आजकल हमारी डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बन चुके हैं, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। यानी वो लोग जो हमारे लिए खाना डिलीवर करते हैं, कैब चलाते हैं या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। उनके लिए क्या बदल रहा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन नए कोड्स में पहली बार गिग वर्क को कानूनी तौर पर न सिर्फ पहचाना गया है, बल्कि उसे परिभाषित भी किया गया है। ये अपने आप में इस सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या होगा? ज़ोमैटो, उबर जैसी कंपनियां हैं ना, जिन्हें एग्रीगेटर कहते हैं, उन्हें अब अपने टर्नओवर का 1 से 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। और सबसे अच्छी बात, ये फायदे पोर्टेबल हैं। मतलब अगर कोई वर्कर एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, तो भी ये बेनिफिट्स उसके साथ रहेंगे। ये प्रवासी कामगारों के लिए एक गेम चेंजर है। गिग वर्कर्स के बाद अब बात करते हैं महिला कामगारों की, जिनके लिए इन कोड्स में कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे पहली बात, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
यानी एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी। अब ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि कानून है। इसके अलावा वर्क प्लेस पर किसी भी शिकायत के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें महिलाओं का होना अनिवार्य है। और तो और सोशल बेनिफिट्स के लिए परिवार की परिभाषा को भी बड़ा किया गया है, जिसमें अब आश्रित सास ससुर को भी शामिल किया जा सकेगा। अब आते हैं उस सेक्टर पर जो भारत की वर्कफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, MSME यानी छोटे और मंझले उद्योग। यहाँ देश के 90% से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन अक्सर सबसे कम सुरक्षित होते हैं। तो इन वर्कर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब उन्हें वो सारी सुरक्षा मिलेगी जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को मिलती थी। उन्हें सोशल सिक्योरिटी कोड का पूरा कवरेज मिलेगा, न्यूनतम मजदूरी और समय पर पेमेंट की गारंटी होगी और काम करने की बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे बदलाव बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं। देश के बड़े लक्ष्यों के हिसाब से इनका क्या मतलब है। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 2015 में सिर्फ 19% मजदूरों के पास फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी थी, जैसे कि पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस। 2025 तक ये आंकड़ा 64% पहुंचने का अनुमान है। ये एक जबरदस्त उछाल है और ये नए कोड इस कवरेज को और भी आगे ले जाने के लिए ही बनाए गए हैं। और सरकार का विजन क्या है, वो इस बयान में साफ झलकता है। इन सुधारों का मकसद एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना है जो न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी हो, ताकि एक आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके, यानी एक ऐसा भारत जो अपनी जरूरतों को पूरा करने में खुद सक्षम हो। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये नए कानून कामगारों की भलाई और इंडस्ट्री की ग्रोथ के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, ये भारतीय लेबर मार्केट के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है।